अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो आज आपके मन में भगत सिंह के बारे में क्या छवि बनी हुई है? कि वो तो एकदम बम बारूद वाले लोग थे, गोली चला देते थे कहीं पर भी, उन्होंने मर्डर किया और देश की आज़ादी के लिए सिर्फ़ उनके पास एक ही रास्ता था, जो था कि हथियार उठाना। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ, वो अपने टाइम के एकदम फ़ियरलेस थिंकर थे, फ़ियरलेस इंटेलेक्चुअल थे। भगत सिंह के दोस्तों से हमें जानने को मिलता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है कि भगत सिंह जब भी अपने दोस्तों से मिलते थे, उनके हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। वो अपने कॉलेज के टाइम में अपना अधिक समय कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बिताते थे। और उन्होंने इंडिया का ही लिटरेचर नहीं पढ़ा सिर्फ। भगत सिंह ने ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन लिटरेचर भी को भी काफ़ी पढ़ा। उन्हें पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, सोशियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। और सबसे ज़्यादा उनको जो एक चीज़ जिसके लिए वो हमेशा से क्रांति में उतरना चाहते थे, क्रांति करना चाहते थे, वो थे गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करना। उसके वो सख्त खिलाफ थे, चाहे वो कोई भारतीय करे या कोई ब्रिटिश हुकूमत करे। अरेस्ट होने से पहले ही भगत सिंह ने लगभग 250 किताबें पढ़ी थी और जेल के अंदर करीबन 2 साल भगत सिंह जेल के अंदर रहे। जेल के अंदर रहते रहते उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी और 3000 पन्ने लिखे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 3000 पेजेस लिखे जेल के अंदर रहते हुए। उस समय में भगत सिंह के आर्टिकल्स जो वो लिखते थे, कुछ अपने नाम से, कुछ गुमनामी तरीके से, कुछ नाम बदल कर, वो उस समय की टॉप मैगजीन्स में पब्लिश हुआ करते थे। टॉप मैगजीन्स उन्हें छापती थी, जिनमें कुछ मैगजीन्स का नाम है कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने उनके लेख छापे। अगर हम आज किसी को कहें कि वो भगत सिंह की एक्टिंग करके दिखाए या भगत सिंह के बारे में हमें कुछ बताए, तो अगर हम एक्टिंग करने को कहेंगे तो या तो वो अपने हाथ की नकली पिस्तौल बनाकर गोलियां चलाकर दिखाएगा, या फिर संभवतः वो अपनी मूंछों से खेलना स्टार्ट कर देगा। जबकि ऐसा नहीं था। हम सब ने मिलकर एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी को ट्रिगर रेबल बना दिया है। आइए बात करते हैं भगत सिंह के जीवन की। मैं आपसे उनके जीवन की कुछ यादगार पल या कहें कि उनकी जीवनी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर। भगत सिंह जब 11 साल के थे तो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ और भगत सिंह अपने घर से नंगे पांव 40 किलोमीटर पैदल चलकर गए और वहाँ से जब देर शाम में लौटे तो उनकी बहन ने उनसे पूछा कि भगत आज देर कैसे हो गई घर आने में। तो भगत ने उन्हें एक कांच की शीशी दिखाई जिसमें उन्होंने मिट्टी भरी हुई थी जिसका रंग लाल था, और उन्होंने कहा कि ये लाल पानी से लाल हुई हुई मिट्टी नहीं है, ये मेरे देशवासियों के खून से रंगी हुई मिट्टी है और मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। ते थे जिस गांव में वो रहते थे उसके पास में एक स्कूल पढ़ता था जो कि इंग्लिश जिसमें पढ़ाई जाती थी, जो कि एक इंग्लिश माध्यम का स्कूल था। उन्होंने उसमें पढ़ने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं डीएवी, जिसको आज हम डीएवी के नाम से जानते हैं, दयावती एंग्लो वैदिक स्कूल में एडमिशन लूँगा। और उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई उसी स्कूल से पूर्ण की। उन्होंने स्कूल में रहते रहते अपने सब्जेक्ट से अलग करीबन 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। 12वीं तक उन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। उसके बाद वो कॉलेज में आए, 12वीं तक की पढ़ाई वहीं से पूर्ण की है। और भगत सिंह जलियांवाला बाग से अपने दिल के अंदर एक ऐसी लो लेकर लौटे थे जो आगे चलकर ज्वाला में बदलने वाली थी और पूरी अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला देने के लिए मजबूर थी, पूरे देश में जो आगजनी की तरह फैलने वाली थी। इसके बाद भगत अपना स्कूल पूरा कर कर कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में आने के बाद वो एचआरए ज्वाइन करते हैं, लाला लाजपत राय को भी वो ज्वाइन करते हैं। और 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर स्टेशन पर आना था और लाला लाजपत राय वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारा दे रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसी सब के चलते हुए स्कॉट, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दिया और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और उसके बाद उनका उसी चोट के चलते अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु। और तभी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने यह निर्णय लिया कि वो इस मृत्यु का, इस मौत का, इस मर्डर का बदला जरूर लेंगे, बदला जरूर लेंगे। और उस अफसर जिसका नाम स्कॉट था उसको मारने का फैसला किया। परंतु जब वो उसको मारने गए, जब वह पूरी घटना को पूरी अंजाम दे रहे थे, तो उनसे एक गलती हो जाती है। स्कॉट की जगह वो सॉन्डर्स को मार देते हैं। सॉन्डर्स को मारने के बाद उनके ऊपर लाहौर से बाहर जाने के लिए बैन लगा दिया जाता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी जाती है भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु और उनके सभी साथियों को पकड़ने के लिए। पर भगत सिंह उस समय में इतने स्मार्ट दिखते थे, इतने वो थे कि उन्होंने दुर्गा भाभी की मदद ली
और अपने सभी दोस्तों के साथ इतने अच्छे तरीके से एकदम अंग्रेज बनकर, पूरा एकदम लॉन्ग कोट पहना, सिर पर हैट पहनी और अपने केश उन्होंने तभी कटा दिए थे, भेष बदलकर वो निकले लाहौर से और वो कलकत्ता पहुंचे। भगत और दूसरे क्रांतिकारियों में बस एक ही फर्क था जो उन्हें बहुत अलग बनाता था। वो था कि दूसरे क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए मारना चाहते थे, पर भगत पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश की क्रांति के लिए, जो देश की आज़ादी के लिए, देश में क्रांति फैलाने के लिए खुद मरना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 का वो दिन, जिस दिन असेंबली में बम फोड़ा जाना था, भगत सिंह बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर दोनों अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में पहुंचे। और जैसे ही असेंबली की प्रोसीडिंग शुरू हुई, कुछ समय बाद ही भगत सिंह ने वहां पर बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद उन्होंने पर्चे उड़ाने शुरू किए और इनकलाब के नारे लगाने शुरू किए। पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी। भगत सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने हंसते हुए खुद को अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया। अंग्रेज हुकूमत जो कि बहुत खुश थी कि वो भगत सिंह को पकड़ नहीं पा रही थी, जिस भगत सिंह को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगा रखा था, वो भगत सिंह आज खुद चलकर उनके चंगुल में फंस गया है। परंतु ऐसा नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत को ये कहाँ पता था कि भगत सिंह इस पूरे कांड को रचने के बाद और अब आगे जो जो होगा उसकी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। इसके बाद जैसे ही उन पर कोर्ट में मुकदमा चलवाया गया, यही भगत सिंह का मास्टर प्लान था। भगत सिंह ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग को अपना एक जरिया बनाया, अपना एक मोहरा बनाया। कोर्ट में जो पत्रकार होते थे, प्रिंट मीडिया जो होती थी, उनको भगत सिंह ने यूज़ किया अपने विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, अंग्रेजी हुकूमत की सच्चाई पूरे देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने आने लगी। लोगों को पता चलने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत किस हद तक नीचे गिर सकती है। ऐसा ही एक फेमस किस्सा है जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हुआ। अंग्रेजों ने भगत सिंह के ही एक साथी को उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया। उनके दोस्त ने गवाही दी, उनके साथी ने गवाही दी, तो भगत सिंह ने एक सवाल किया, ये मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, इसको तो बम बनाना आता ही नहीं है। सुनते ही उनके दोस्त ने पूरी बम बनाने की रेसिपी पूरी कोर्ट के सामने सुनाई और तभी वहां से कुछ पत्रकार बंधु उठकर चले गए और भगत सिंह और उनके सभी साथी जो कटघरे में खड़े थे वो सब जोर जोर से हंसने लगे। और उन्होंने वहां पे बताया कि आज तक जो बम बनाने की रेसिपी सिर्फ हम लोगों को पता थी, कल वो अखबार के जरिए इस पूरे देश के बच्चे बच्चे को मालूम होगी। और दोस्तों, हुआ भी यही भगत सिंह का मास्टर प्लान था, अपने विचारों को पूरे देश में क्रांति की तरह फैला देना। क्योंकि भगत सिंह कहते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने एक कानून पास किया जिसमें यह था कि बिना प्रिजनर के, बिना एक्यूज्ड के भी सुनवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह सिर्फ भगत सिंह के लिए किया गया था जिससे कि वो अपने विचारों को आगे न फैला सकें। परंतु अंग्रेजी हुकूमत को कहाँ पता था कि महज एक 22 से 23 साल का लड़का जिस दिन से उनकी जेल में आया था, उस दिन से उस पूरी जेल को अपने अनुसार चला रहा था और जेल में होते हुए डिस्क्रिमिनेशंस को अंग्रेज भारतीयों के साथ बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी बहुत भेदभाव करते थे। उनको अच्छा खाना नहीं देते थे, पड़ताड़ न की जाती थी, पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जाता था। बहुत दिक्कतों भरा जीवन था अंदर प्रिजनर्स का। भगत सिंह ने यह सब देखा और भगत सिंह ने अपने जीवन की सबसे खतरनाक कदम उठाया उस समय में। भगत सिंह ने भूख हड़ताल का ऐलान किया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। और यह भूख हड़ताल कोई एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने चलने वाली नहीं थी। यह भूख हड़ताल पूरे 116 दिन चली। और अंग्रेजी हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया दोस्तों इस भूख हड़ताल को रोकने के लिए। उन पर कोड़े बरसाए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, जख्मों पर नमक छिड़का गया, उनको पानी तक उनका बंद कर दिया, पीने का पानी तक उन्हें नहीं दिया गया। और जब 2-3 दिन बाद उन्हें पानी की प्यास लगती तो उन्हें दूध दिया जाता था। जब यहाँ तक भी अंग्रेजी हुकूमत उनके मनोबल को और उनके साथियों के मनोबल को नहीं तोड़ पाई तो उन्होंने उनको पाइप डालकर उनको खाना देने की, नाक से पाइप डालकर उनको खाना देने की कोशिश की। परंतु ये कोई भी, उनके नाक में पाइप डालकर उनको खाना खिलाने की कोशिश करी गई। जब अंग्रेज़ों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, जब उनकी सारी हैवानियत ख़त्म हो गई, सारी हैवानियत के रास्ते ख़त्म हो गए, तब उन्हें मजबूरन भगत सिंह की सारी मांगें माननी पड़ी। और यह भगत सिंह की बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। एक महज 23 साल का एक युवा जिसने अंग्रेजी हुकूमत को
कहा जाता है, जिसके बारे में कि उसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, कि अगर एक जगह सूरज अस्त होता था तो उनके दूसरे, जिस देश में उनकी दूसरी हुकूमत होती थी, उस देश का सूर्योदय हो जाता था। जिस हुकूमत के झंडे ने कभी सूर्यास्त नहीं देखा, उस हुकूमत को महज एक 23 साल के लड़के ने घुटनों पर ला दिया था दोस्त। इस सब से परेशान होकर, दुखी होकर, अपने आप को टूटा हुआ समझकर अंग्रेजी हुकूमत ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत भगत सिंह को फांसी का ऐलान कर दिया। उनके साथ उनके 2 दोस्तों को भी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई। और यह सज़ा सुनाने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत बहुत खुश हो रही थी, परंतु उनकी खुशी तब गम में बदल गई जब भगत सिंह और उनके दोस्त, उनके सभी साथी स्वयं अपनी फांसी का जश्न मनाने लगे और नारा लगाने लगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजी हुकूमत के लिए भगत सिंह और उनके दोस्त वो हड्डी बन चुके थे, वो गले की हड्डी बन चुके थे जिसे ना तो वो निगल पा रहे थे, ना वो उगल पा रहे थे। उनकी फांसी की तारीख की गई 24 मार्च 1931। जैसे जैसे फांसी का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे भगत सिंह और खुश हो रहे थे। फांसी से कुछ दिन पहले उनकी माँ भगत सिंह से मिलने आती है और भगत सिंह अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ, ये जीवन तो भारत माता की सेवा में निकल गया, पूरा न्यौछावर हो गया, अगला जीवन जो भी मिलेगा वो मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा और आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। और अपनी माँ का माथा चूमा और उन्होंने कहा कि माँ, तुम मेरी लाश लेने मत आना, तुम मेरा पार्थिव शरीर लेने मत आना, क्योंकि अगर तुम आओगी और रोगी तो लोग कहेंगे देखो वीर भगत सिंह की माँ रो रही है, और उन हजारों करोड़ों माँओं का मनोबल टूट जाएगा जो अपने बच्चों को मुझे देखकर क्रांति में भेजेंगी। उनकी माता वहाँ से लौट गई, भगत सिंह अपने सेल में चले गए। धीरे धीरे पूरे देश में भगत सिंह और उनके दोस्तों की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। लोग बहुत आक्रोश में थे कि भगत सिंह की फांसी रोकी जानी चाहिए। सभी लोग उनकी फांसी माफ़ी की मांग कर रहे थे और भगत सिंह भी यही चाहते थे। उनका कहना था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें फांसी ना देकर हमें गोली मार देनी चाहिए। इस सब को देख अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई कि उन्होंने कायरों की तरह हिस्ट्री में जो पहली बार हुआ, फांसी की डेट से 11 घंटे पहले 23 मार्च को रात के समय उन्हें फांसी देने का निर्णय किया। पुलिस जब उनके सेल में पहुंची तो उन्होंने पाया कि भगत सिंह लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे हैं। पुलिस ने कहा कि भगत, समय हो आया है, चलो। भगत ने कहा कि अभी कुछ देर और, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत ने किताब के चंद पन्ने पढ़े और किताब बंद करी और मुस्कुराकर चल दिए। तब तक वहाँ पर सुखदेव और राजगुरु भी पहुँच चुके। उन तीनों ने जोर जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, और यह सुनते ही पूरी जेल की दीवारों की नींव भी इनकलाब के नारों से थरथरा गई। पूरी जेल में इनकलाब जिंदाबाद गूंजने लगे। जैसे ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे के पास पहुँचे तो जेलर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ खोल दिए जाएं। जेलर ने उनके हाथ खोले, वो सब एक दूसरे से गले मिले। गले मिलने के बाद उन्होंने फांसी के फंदे को ऐसे चूम लिया जैसे कोई अपनी माँ का माथा चूमता है। वो तीनों खुशी खुशी फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर, जेलर ने लीवर खींचा और पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। जिस जेल में अभी थोड़ी देर पहले इनकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है गूंज रहा था, जिससे पूरी जेल कपकपा रही थी, उस जेल में इतना सन्नाटा छा गया कि जेलर और सभी के पैर कपकपाने लगे। वो तीनों इस देश के लिए अमर हो गए थे। उन तीनों का पार्थिव शरीर चोरों की तरह, ब्रिटिश हुकूमत ने चोरों की तरह अपनी ही जेल की दीवार तोड़कर, जिस जिस जेल की दीवारों को कैदी भाग जाने के लिए तोड़ते हैं, उस जेल की दीवारों को स्वयं जेल प्रशासन ने चोरों की तरह तोड़कर उन तीनों के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेन गेट से उनके शरीर को बाहर ले जा सके। और बिना उनके घर वालों को इत्तला किए उन्होंने उन तीनों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। वह तीनों इस देश में, पूरी दुनिया में विचार बनकर एक क्रांति की तरह फैल गए। और बस एक ही नारा वहाँ गूंजता रहा सदैव के लिए, भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद,
राजगुरु जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों।